हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, निर्धारण जो है बोले हिंदी में, उन्हें आय का और रोजगार का निर्धारण कैसे हम लोग करते हैं। तो हमेशा आय का निर्धारण या फिर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का निर्धारण जब भी होगा तो एज ए बिग, एज ए एग्रीगेट, एज ए होल इकोनॉमी में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का 3 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो 3 चैप्टर में इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। सेकंड चैप्टर आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो भी हो चुका था, या नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एंड थर्ड आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट रहेंगे तभी इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट हो रहा है इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट लोग हैं। तो किसी एक को हम लोग निर्धारण कर लेंगे तो दूसरा स्वयं हो जाता है। तो उसी का डिटर्मिनेशन के बारे में आज पढ़ना है। और देखिए मेरे पास 2 नोट्स था, एक मतलब कि पिछला नोट्स एक मैम का था, उससे मैंने पढ़ा था, और एक सर का है। तो सर का नोट थोड़ा सा तो प्रिंट आउट रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है मतलब समझने में लैंग्वेज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पिछला बार जब मैंने एग्जाम दिया था तो सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया था जेपी से के बारे में। हम पढ़े नहीं थे तो इस नोट से छूट गया था मेरा 1 नंबर का क्वेश्चन। तो छूट जाता है कभी कभी, यहाँ पे हर एक पॉइंट को सर लिख देते हैं, एक एक टॉपिक यहाँ से क्लियर कट रहता है। तो इस नोट से तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन चैप्टर पढ़े, दूसरा नोट से ही पढ़े थे, लेकिन हमको अच्छा लगा कि इसी से पढ़ा देते। वो नोट्स है मेरे पास है भी नहीं, तो थोड़ा सा जो है इसी से पढ़ा देना। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नंबर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपका 12 नंबर का पूछता है। और समझिए कि 13 नंबर एग्जामिनेशन में पास होने के लिए रहता है कम से कम, और 12 नंबर इससे रहता है। तो जिस स्टूडेंट को लगता हो कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो कम से कम इस चैप्टर को पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। बात 13 नंबर पास, 1 नंबर तो कैसे भी ले आएगा। सोचिए 12 नंबर आता है सबसे ज़्यादा, इससे 10 नंबर आपका नेशनल इनकम से, और 4 या 5 नंबर आपका इंट्रोडक्शन से आएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहता है। इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर लगता है। डिफिकल्ट है नहीं, बस कॉन्सेप्ट, टेबल डायग्राम यहाँ पर समझना होगा, ग्राफ समझना होगा। थोड़ा ग्राफिकल डायग्राम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा हम लोग को। लेकिन जैक बोर्ड होता है ग्राफ वगैरह से देता नहीं, ज़्यादा थ्योरेटिकल ही देगा। थोड़ा बहुत एक दो को देगा तो आप लोग को पढ़ना होगा, उतना तो समझेंगे ना हम लोग। सप्लाई का ग्राफ, डिमांड का ग्राफ, ठीक है ना, कंजप्शन का ग्राफ, सेविंग का ग्राफ, ये सब ग्राफ को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ग्राफिक क्या बोलते हैं, ग्राफिकल थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी तो हम लोग देखते ही रहेंगे सब कुछ। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या बोलता है। 1 सेकेंड। जो फर्स्ट लाइन है आपका, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पिछला बार बना था, फाइनल एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बना था। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी, पहले का थ्योरी जो दिया वहाँ पे क्या है, जीन बेप्टाइस से, ठीक है, जीन बेप्टिस्टे है ना, तो जीन बेप्टिस्टे से, या फिर इनको जेबी से हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो जेबी से के द्वारा एक कथन है, एक यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी रहता है तो किसी के द्वारा कहा हुआ कथन है। तो इस कथन को याद रखिए, कौन दिए थे, कब दिए थे मायने नहीं रखता है, कौन दिए थे मायने रखता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के तहत, वही क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत, जेबी सा क्या बोलते हैं, या फिर इनको बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी, तो मैंने पहले का थ्योरी है, लेकिन सेज लॉ ऑफ मार्केट यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए पढ़िएगा। सेज लॉ ऑफ मार्केट मतलब मार्केट का लॉ, सेज के द्वारा क्या कहा गया था, क्या दिया गया था, उसी के बारे में बोल रहा है। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के तहत सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, बस इतना ही याद रखना। जो सप्लाई होता है वो अपना खुद का डिमांड क्रिएट करता है। सप्लाई खुद का डिमांड कैसे क्रिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। सप्लाई हो गया किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई, यानी कि उसका डिमांड भी तो होगा। तो सप्लाई होने के साथ साथ वो डिमांड अपने आप क्रिएट कर लेता है। कहने का मतलब कब, जब मार्केट में हम लोग कोई छेड़खानी ना करें, एक्सटर्नल कोई फैक्टर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बस सप्लाई होता है तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेता है। देखिए आगे देखिए, करेंगे सप्लाई लीड्स टू, सप्लाई किसको मतलब बताता है, इंडिकेट करता है प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर को, सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई से पहले क्या क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हुआ, एक्सपेंडिचर खर्च हुआ, उसी से इनकम बना, किसी का इनकम बना तो डिमांड करेगा ना। तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई होता है तो वह डिमांड खुद से खुद क्रिएट कर लाता है, क्योंकि जब सप्लाई हुआ तो प्रोडक्शन हुआ, खर्च हुए, और खर्च होने के साथ लोगों का इनकम हुआ तो डिमांड करेंगे ना। तो वही कहने का मतलब है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई हो रहा है तो समझिए को अपने आप का डिमांड भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि किसी का इनकम बन रहा है, कहीं पर इनकम बन रहा है तो डिमांड करेगा, ठीक है। तो बस इस लाइन को याद रखिएगा। हेंस द एग्रीगेट सप्लाई बिकम्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसलिए जो पूर्ण सप्लाई, एग्रीगेट में संपूर्ण जो सप्लाई होगा वो बिकम्स टू एग्रीगेट डिमांड, वह एग्रीगेट डिमांड भी बन जाता है,
ठीक है, जितना सप्लाई होगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा पहले तभी ना सप्लाई हो रहा है, एक्सपेंडिचर उस पर खर्च हुए होंगे, प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे खर्च भी होंगे, तो खर्च होंगे तो लोगों का इनकम भी होगा, तो लोगों का इनकम होगा तो लोग डिमांड भी करेंगे। इन मॉडर्न टाइम द सेल ऑफ मार्केट विल होल्ड गुड इफ, ये ला हमेशा तभी काम करेगा, तभी अच्छा काम करेगा, कब, जब दो यहाँ पर जो लिखा हुआ कंडीशन दोनों फुलफिल होगा तब। ऑल दैट इज द प्रोड्यूस इज द होल्ड इन द मार्केट, जितना भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस किए हैं, सॉरी होल्ड नहीं सोल्ड है, तो जितना आप प्रोड्यूस को प्रोडक्ट किए हैं उस सबको मार्केट में सोल्ड करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन करके स्टोर में जमा कर दिए, जी नहीं, सोल्ड करिएगा तभी होगा। और सेकंड, ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम का एक पार्ट हम लोग सेविंग में भी रखते हैं, तो सेविंग में नहीं रखना होगा, आपको एक्सपेंडिचर खर्च करना होगा। तो यही बोल रहा है कि जितना भी ऑल दैट इज प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, जितने भी प्रोडक्शन किए हैं सभी को मार्केट में बेचिए। और सेकंड कह रहा है कि जितना भी आपका इनकम हुआ वह सारे को सारे एक्सपेंडिचर में आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है सारे इनकम एक्सपेंडिचर में फिर प्रोडक्शन को मार्केट में, तब ला काम करेगा। ला क्या कहता है कि जितना भी सप्लाई हो रहा है वह अपने आप का डिमांड को क्रिएट स्वयं कर लेता है, तो यही कहना है। चलिए एजम्पशन, कुछ कुछ मान्यताएं हैं, मान्यताएं रखिएगा तभी यह काम करेगा। एजम्पशन क्या है, देयर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार रहना चाहिए, पूर्ण, हर एक व्यक्ति काम करने रहना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए, मतलब वैसा व्यक्ति जो काम करने की इच्छुक हो, जो कि करंटली जो वेजेज मिल रहा हो उस वेजेज पर काम करने के लिए एग्री हो, तो उसमें जितने भी लेबर हैं सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए बस। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, क्या बोला, सेविंग नहीं करना है, जो भी आपका यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि जब भी इनकम है उसको सेविंग नहीं करना है, सारे का सारे एक्सपेंडिचर में खर्च करना है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कंपटीशन अमंग प्रोडक्ट एंड फैक्टर, एक चीज़ और बोल रहा है, तो यहाँ पर भी कंपटीशन और प्रोडक्ट एंड फैक्टर के बीच में जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्टर, जिससे मतलब लग के बन रहा सब कुछ। प्रोडक्शन कंपटीशन करना है, मतलब कंपटीशन नहीं रहेगा, मान ली नया फैक्टर प्रोडक्शन लगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, पुराना रखा है तो पुराना प्रोडक्शन होगा, ठीक। तो इस प्रकार से प्रोड्यूसर भी सोचेगा कि नहीं इसको इसको लगाना, इसको नहीं इसको लगाना, इस टाइप से कंपटीशन बन रहेगा। अब प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो मेरा प्रोडक्ट का क्या डिमांड है क्या नहीं डिमांड है, इस टाइप कंपटीशन रहेगा ना, तो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा फैक्टर का डिमांड होगा, और साथ ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा उस पर खर्च भी होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे तो लोगों का क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेंगे। तो इसी टाइप से इसमें कुछ याद रखिएगा, नहीं रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय जेपी से, बस यही पूछता है इसमें से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से पढ़ना सब कुछ है। देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, हम लोग डिमांड चैप्टर में पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूर्ण डिमांड, संपूर्ण डिमांड जो कहना होगा उसको बोलिए, ठीक, एज ए होल इकोनॉमी में जो भी डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड या फिर फिजिकल ईयर भी यहाँ पर बोल सकते हैं, एक साल में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी डेट होता है उसमें जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा ऑल एंड गुड्स पे, तो सारे का वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, गुड्स सर्विस इकोनॉमी में, तो जितने वैल्यू का ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है तो उसी वैल्यू को बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने जो भी खर्च किए तो वही तो एक्सपेंडिचर हुआ आपका। तो पूरी इकोनॉमी में केवल आप नहीं, सारे इकोनॉमी का जितना भी साल भर में खर्च हुआ तो सारे, या फिर प्लानिंग टू बाई, या फिर खरीदने के लिए आप जो प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें भी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें भी होता है एग्रीगेट डिमांड का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड एक वैल्यू है जो भी खर्च है उसी का मतलब वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में जितना भी आप खर्च कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस पे, तो वही सारे वैल्यू को हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। किस पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम, किस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और उसके जरिए किससे एसोसिएट उसका इनकम है। एम्प्लॉयमेंट से ही तो इनकम जनरेट होगा ना, तो इस पर डिपेंड करेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ज़्यादा इनकम होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेगा, कम एम्प्लॉयमेंट है तो लोगों का कम रोजगार है तो कम इनकम है तो क्या बोलते हैं, कम डिमांड करेगा। तो इसी पर डिपेंड करता है। एंड एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड यानी कि एग्रीगेट वही तो जितना तो खर्च हो रहा है साल भर गुड्स सर्विस पे, तो उसी खर्च का तो वैल्यू को एग्रीगेट डिमांड बोल रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट एलिमेंट या सब्स्टिट्यूट्स। एग्रीगेट डिमांड में 4 कंपोनेंट होते हैं, चारों कंपोनेंट को डिटेल में हम लोग एक एक करके लास्ट में देखें, मतलब कि बाद में देखेंगे। ये चारों का नाम याद रखिए। हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, जो घर एक परिवार जो खर्च मतलब कंजप्शन पर जो डिमांड करता है वो हो गया। इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी आपका कंजप्शन में भी आता है। इन्वेस्टमेंट के बाद गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार कुछ भी डिमांड कर रही है
तो डिमांड करें तो उस पर, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो भी आपका डिमांड हुआ। तो जितने डिमांड हो रहे हैं तो सारे डिमांड हम लोग डिमांड ऐसे थोड़े करेंगे, उस पर खर्च करेंगे ना, डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे जब खर्च करते हैं तो सारे खर्च जितना एक्सपेंडिचर हुआ तो उन्हीं सभी वैल्यू को हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। और एग्रीगेट डिमांड के चारों कंपोनेंट को जरूर याद रखिएगा एकदम किसी भी हाल में। एक्सप्लेन करने के लिए दे या ना दे पूछता जरूर है कि व्हाट इज द फोर क्या बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, ठीक है, या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही बोल सकते हैं। डिमांड की जगह पे आप एक्सपेंडिचर भी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नेट एक्सपोर्ट डिमांड एंड नेट जो भी, यानी कि आप नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि डिमांड की जगह पे आप क्या एक्सपेंडिचर भी लगा सकते हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट डिमांड, और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट, चारों को याद रखिएगा किसी भी हाल में जैसे भी याद रखना होगा, ठीक है, उस प्रकार से। चलिए और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रुकिए थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत कोई हड़बड़ वाली बात नहीं होगा। एक एक पॉइंट एक एक लाइन को समझने चलता होगा, समझने चलना क्या बोलते हैं, समझते चलना होगा, ताकि जो याद करने वाला उसको याद करेंगे और जो समझने वाला उसको समझ लेंगे। एग्रीगेट डिमांड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू विच इज हाउस होल्ड फार्म गवर्नमेंट आर विलिंग, देखिए क्या बोलते हैं, विलिंग टू स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, विलिंग टू, तो विलिंग टू एक्सपेंड फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लोग इच्छुक होते हैं खर्च करने के लिए, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। खर्च कर रहे हैं यानी कि डिमांड हुआ तभी ना खर्च कर रहे हैं। आप किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं क्योंकि उस पर आपका डिमांड हुआ। आप बाइक खरीद रहे हो तो बाइक पर आप खर्च कर रहे हैं क्योंकि बाइक आपका डिमांड था। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी में जो भी हम लोग स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्शन पर हम लोग जो खर्च करते हैं उसी को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, जो कि या तो हाउस होल्ड करेगा, या फिर गवर्नमेंट करेगा, या फिर फार्म करेगा। तो इकोनॉमी में जो आप खर्च कर रहे हैं तो आपका डिमांड हुआ, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ पे फिगर से दिखाया गया, कैसे देख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड इज डिनोटेड बाय सी क्या है बताएंगे, आई क्या है बताएंगे, जी क्या है बताएंगे, और यहाँ पे जो हम लोग देखे थे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो उसको ही बताएंगे। देखिए एग्रीगेट डिमांड, सी मतलब क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये डिमांड एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, डिमांड को एक्सपेंडिचर ही बोल रहा है ना, जो डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर, बात सेम है। आप डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ का, यानी कि आप उस पर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कर रहे हैं, ठीक, जो भी समझाया मैं। चलिए उसके बाद गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और नेट एक्सपोर्ट। तो चार है, चारों को याद रखिएगा, याद हो जाता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है। हम लोग 2 सेक्टर में बस इसी को देखेंगे, सी प्लस आई। गवर्नमेंट वगैरह 3 सेक्टर में आ जाता है, तो सिलेबस में आप लोग को 2 ही सेक्टर पढ़ना है, लेकिन चारों को याद रखिएगा तो अच्छा रहता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए, थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए, सिंपल सा ग्राफ है। बाकी तो ग्राफ हम लोग सप्लाई में अलग से देखेंगे, डिमांड में अलग से देखेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं इनकम में अलग से देखेंगे, लेकिन इसको भी देख लीजिए। देखिए इनकम तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। इनकम को एक कांस्टेंट रेशियो से बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 से 200 से 400 600 एक कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड क्या बोले, सी प्लस आई। यहाँ पे क्या बोलेगा, 2 सेक्टर में हम लोग लेके चलते हैं। देखिए सी प्लस आई केवल 2 सेक्टर में लेके चलेंगे, तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इन्हीं दोनों को हम लोग डिमांड, इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं, नहीं आप डिमांड कर रहे हैं। कंजप्शन है जो खर्च किए, कहीं भी इन्वेस्ट किए तो आपका डिमांड ही था ना, तो यहाँ पे दोनों होता सी प्लस आई। तो सी प्लस आई यानी कंजप्शन और क्या बोलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, दोनों को यहाँ पे देखेंगे। तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सी प्लस आई दोनों को ऐड करके यहाँ पे ग्राफ बना दिया, सिंपल। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्रीगेट डिमांड इधर लिख दिए, इधर में अपना इनकम लिख दिए, ठीक है, इधर में आपका इनकम होगा। यहाँ पे देखिएगा तो 200 आपका एग्रीगेट डिमांड हुआ, यानी कि 100 पे आप कंज्यूम किए और 100 आपका इन्वेस्ट किए, ठीक। यहाँ पे 200 कंज्यूम किए, 100 आप इन्वेस्ट किए, 300 ऐसे करके फिक्स रेशियो, कोई ऐसा नहीं है। 400 में 600 में 100 रुपये आप इन्वेस्ट किए, 500 आप खर्च किए, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किए, आपका इनकम बढ़ते गया। तो इनकम देखिए, इनकम 800 था, ठीक है, लेकिन डिमांड अब 600 का किए। इनकम आपका 0 था, फिर भी आप 200 का डिमांड कर रहे हैं। इनकम 0 में भी डिमांड होता है, इसीलिए डिमांड का कर्व हमेशा ऊपर से यहाँ से राइज होगा, 0 से नहीं होता है। क्योंकि इनकम आपका जब 0 है, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो क्या आप डिमांड नहीं करिएगा, डिमांड करिएगा। खाने का चीज़ हो गया, रहने का हो गया। अब इनकम नहीं भी है तो फिर भी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है लाइफ को, जो कि इनकम 0 भी रहता है, फिर भी मैं डिमांड करता हूँ, ठीक। तो डिमांड का ग्राफ हमेशा ऊपर से ही चलेगा, तो यहाँ पे 0 से नहीं होता है, तो एग्रीगेट डिमांड को ऊपर से देख लेंगे, ठीक। ऐसे डिटेल में मैं देखूंगा, आपको सेविंग का अलग से देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, अभी उतना समझ नहीं आएगा तो मैनेज करिएगा, आ जाएगा। तो क्या बोल रहे थे कि आपका 0 इनकम में भी कुछ ना कुछ आप डिमांड करते हैं। आप पैसा, वो सेविंग का पैसा हो या किसी से बोरो लेकर कर रहे हों, लेकिन डिमांड आप करते हैं,
ठीक, तो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो मेरा जो ही आपका क्या बोलते हैं इनकम बढ़ने लगा तो डिमांड देखिए 0 से 200, फिर 200 300 कर रहे, 400 हुआ तो 400 आप खर्च कर दिए, उसके बाद 600 हुआ तो 500 के 100 बचा है, ठीक है। 800 हुआ तो 600 आप खर्च किए और यहाँ पर बाकी कुछ बचा होंगे। जैसे इनकम बढ़ते जाता है तो उसी के रेशियो में हम लोग खर्च नहीं ना करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे, लेकिन फिर इनकम बढ़ते गया तो फिर उतना खर्च कहाँ से करेंगे। एक लिमिट समय होता है, क्या बोलते हैं, एक लिमिटेड एरिया होता है खर्च करने का। अब अंबानी जी का तो पैसा रोज बढ़ रहा है तो कहाँ से खर्च करेंगे जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी के अनुसार फिर हम लोग सेविंग में उसको लगाते हैं। तो फिर सेविंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, तो बाकी कहाँ गया यहाँ पर 600, तो 200 कहाँ गया, 200 आपका सेविंग में गया। तो सेविंग बढ़ाते जाते हैं, तो सेविंग का ग्राफ यहाँ से डाउन नीचे से स्टार्ट होता है, तो प्रोपोर्शनल सेविंग का अलग से देखेंगे, सेविंग का ग्राफ नीचे से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम हुआ 50 रुपया, 50 आप खर्च कर दिए तो सेविंग कितना किया, -50 किए। तो आगे देखेंगे जितना हम लोग खर्च करते तो निगेटिव माइनस होता है। तो सेविंग का ग्राफ बाद में देखेंगे। ये बस इतना ही समझिए कि कैसे कैसे यहाँ ऊपर से क्यों स्टार्ट हुआ, इसको समझ गए, क्योंकि आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ आप खर्च करते रहते हैं, तो इसी टाइप का होता है, ठीक है। चलिए इनकम हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया दिक्कत हो गया। चलिए इन द एबव शेड्यूल एंड डायग्राम, टेबल डायग्राम, शेड्यूल को टेबल बोलते हैं, ठीक है। इट शो द डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इनकम और एग्रीगेट डिमांड डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम जो है मेरा बढ़ रहा है तो जो है बढ़ रहा है इनकम मेरा, जो है ग्रोथ हो रहा है तो मैं डिमांड भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद इट इज सो दैट द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एट स्लोअर रेट देन द इंक्रीज इन इनकम। देखिए इनकम जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उससे कम रेट से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहा है। क्या बोल, इनकम को तो बढ़ रहा है, ठीक है, इनकम बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ रहा है लेकिन डिमांड तो हम धीरे धीरे स्लो रेट में इंक्रीज करेंगे, तो उससे करेंगे डिमांड आपका स्लोअर रेट में हो रहा है और इनकम आपका रनिंग में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 800 200 बढ़ गया, 200 का रेट से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 का रेट से बढ़ रहा है, 100 का रेट से, ठीक है, यानी कि 100 300 400 500, तो डिमांड स्लोअर रेट है एज कम्पेयर टू इनकम, ठीक है। जिस रेट से इनकम बढ़ता उस रेट से हम लोग डिमांड नहीं बढ़ाते, उससे कम रेट से डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ने लगता है तो हम लोग खर्च भी धीरे धीरे कम करते जाते हैं ना, कितना खर्च करिएगा, सीमित में करिएगा, तो उस टाइप से बाकी सेविंग में लगाते हैं, तो थोड़ा सा रेट स्लो रहता है। चलिए एग्रीगेट सप्लाई देख लीजिए, डिमांड सप्लाई दोनों को कॉन्सेप्ट आप करके जाइएगा, तो आके पढ़ने पे घर पे कोई दिक्कत होगा नहीं, पढ़िएगा समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो अलग से उसको देख लेंगे कर लेंगे, अभी पढ़िए ना, दिक्कत नहीं होगा, बाकी तो हम कर देंगे। देखिए एग्रीगेट सप्लाई बस जस्ट अपोजिट, डिमांड का अपोजिट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई खुद डिमांड क्रिएट करता है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द इंटायर इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई। कर रहा है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इंटायर इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ है कंस्टिट्यूट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एग्रीगेट सप्लाई, तो सारे प्रोडक्ट को मिला दीजिएगा तो वही क्या दिखाता है, एग्रीगेट सप्लाई को दिखाता है। क्या बोल रहे हैं, पूरे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ है, जो जितना भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किए हैं, तो सारे क्वांटिटी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के रूप में देखते हैं। और वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में क्या था, जितने भी गुड्स एंड सर्विस पे जो खर्च कर रहे थे तो खर्च को दिखा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को दिखा रहा है, जितने प्रोडक्ट हैं तो सारे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। चलिए एग्रीगेट सिंबल से कैसे दर्शाएंगे एग्रीगेट सप्लाई को, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना ही प्रोडक्ट हो तो वही तो सप्लाई होगा, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम। यहाँ पे इनकम के टर्म में फैक्टर इनकम भी देखेंगे। फैक्टर इनकम कैसे, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, तो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम किया तो सारे को हम लोग इनकम देते हैं, फैक्टर इनकम, फैक्टर यानी कि फैक्टर ऑफ पेमेंट जो लोग को दे रहे हैं, तो फैक्टर इनकम जितना भी काम करने में खर्च हुआ तो एक तरह से खर्च को भी हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई। एज एग्जाम्पल में देखिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, जो भी आप कंज्यूम किए और जो भी आप सेव किए, यहाँ पे सेविंग का कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों आपका सप्लाई में भी आता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई हो रहा है तो या तो आप कंज्यूम करिएगा या तो आप सेव करिएगा, दो ही चीज़ ना करिएगा। तो टोटल प्रोडक्ट मार्केट में बने तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो कंजप्शन होगा या तो सेविंग होगा, तो कंजप्शन पे आपने जो खर्च किया तो यहाँ पे कंजप्शन में आपका जो इनकम वगैरह मिला फिर सेविंग में, तो दोनों, तो कहाँ से आप इसको खरीदे होंगे, बाई किए होंगे, तो बाई करने में आप क्या यहाँ पर फैक्टर ऑफ पेमेंट यानी जो है आप दिए होंगे ना टोटल फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम यानी जो काम किया आपका इनकम जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ तो उस इनकम से आप या तो कंजप्शन करिएगा या तो सेविंग करिएगा, दो ही चीज़ें करिएगा। प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुआ आपका, तो इनकम जनरेट हुआ तो इनकम को या तो कंज्यूम करिएगा या फिर सेव कर घर में बचा लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनकम यानी कि प्रोडक्शन दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों इक्वल टू है, यानी कि फैक्टर इनकम बोलिए या फिर टोटल प्रोडक्ट बोलिए, क्योंकि प्रोडक्ट से ही आपका इनकम जनरेट हुआ है, तो जितना प्रोडक्ट है उसी प्रकार से आपका इनकम है, ठीक है।
क्योंकि जितना प्रोडक्ट हुआ उस प्रोडक्ट पे काम सभी किए, लैंड लेबर कैपिटल, तो सभी को पेमेंट भी मिला, सभी को पेमेंट मिलता है। अब प्रोडक्ट क्या होंगे, या तो प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाएंगे या फिर सेव करके रखे जाएंगे। तो कंज्यूम भी किस कंज्यूमर के द्वारा और सेविंग भी कंज्यूमर के द्वारा। प्रोडक्ट सप्लायर तो कुछ नहीं करेगा, जो भी तो हम लोग ही करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई को दो ही चीज़ किया जाता है, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में या फिर सेविंग एक्सपेंडिचर में। अब सेविंग, तो सेविंग प्रोड्यूसर भी कर सकता है या फिर कंज्यूमर कोई भी सेविंग कर सकता है। तो सेविंग दोनों कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम ही होगा, सेविंग करे या फिर। तो किसी भी हाल में इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट हुआ तो उसी को प्रोडक्ट का हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। C+S है, और वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में क्या था, C+I। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट यानी कंज्यूम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करते हैं, और सप्लाई में या तो आपका प्रोडक्शन का सेविंग होता है या फिर कंजप्शन होता है। दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, बस आज ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। चलिए क्या था यहाँ पर इनकम को बोले थे कांस्टेंट रेट से बढ़ाइए। चलिए इनकम आपका बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, ठीक है, 0 से 50, 100, 150, 200, 250, 300। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप अपना खर्च कर रहे हैं कैसे। खर्च भी आप 0 इनकम था तो 50 किए, ठीक है, 50 इनकम 75 किए, और फिर 100 इनकम था, इस टाइप से खर्च किए, 100 कर दिए, 150 125 किए, 200 150 किए। खर्च भी आप इनकम का रेशियो में कम ही करिएगा, एक्सपेंडिचर। चलिए सेविंग, अब जो बच गया तो सेविंग करिएगा, जो बच गया सेविंग करिएगा। तो केवल सेविंग का डायग्राम बनाइएगा तो -50 है ना, क्योंकि मेरा इनकम था 0, खर्च किए 50, खर्च कहाँ से 50 कर दिए, बताते कि कंजप्शन हम लोग 0 लेवल इनकम पर भी करते हैं, क्यों कुछ नेसेसिटी ऑफ लाइफ होता है, जैसे कि आपको खाना खाना है पर डे तो खर्च करिएगा, ठीक है, रूम रेंट देना है घर पे जो भी है, तो बेसिक नेसेसिटी के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना रहता है, इनकम 0 रहता है फिर भी। इसके बाद आसपास से बोरो लेकर या फिर पीछे का सेविंग होगा कुछ प्रकार से, तो माइनस सेविंग किया आप, तो एग्रीगेट सप्लाई कितना होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब आप टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, नेशनल इनकम को एग्रीगेट सप्लाई बोला जाता है। एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। टोटल सप्लाई हुआ उसको हम लोग वाई से भी डिनोट करते हैं, यानी कि वाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C+S, कंजप्शन प्लस सेविंग। जो भी नेशनल इनकम है तो क्या है, तो कंज्यूम होंगे या फिर सेव होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकम का टर्म वही देखे थे, या तो कंज्यूम होंगे या तो सेव होंगे नेशनल इनकम भी। जैसे कहीं बता थे प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट से इनकम जनरेट हुआ सारे, तो इनकम क्या होंगे, या तो कंज्यूम होंगे या तो सेव होंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट को या तो कंज्यूम करेगा फिर सेव करेगा, इनकम को करिए फिर प्रोडक्शन गुड्स को भी करिए। अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को सेव करता है तो कंज्यूमर को तो इनकम सेव रहेगा, बात सेम है, बात दोनों कर से पकड़िएगा तो सेम ही आएगा। तो वाई इज इक्वल टू C+S, यानी कि कंज्यूम करिएगा फिर सेविंग करिएगा तो इनकम भी होता है। जो भी एग्रीगेट सप्लाई है वह इनकम के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी एग्रीगेट सप्लाई है, जो भी आपका इनकम है तो वही एग्रीगेट सप्लाई होगा, दोनों का देखिएगा डायग्राम सेम होगा। जो भी इनकम हो वही एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग। यहाँ पे मैंने कंज्यूम किया 75 तो 25 से -25 सेविंग। यहाँ पे आपका 100 तो 100 0 सेविंग हो गया, ठीक है, 0 सेविंग। वो 125 मेरा यहाँ क्या कंज्यूम किए तो कितना आप सेव करिएगा, 25 सेव करिएगा, 150 हो गया। तो जो भी इनकम होता है, इनकम का या तो पैसा हम लोग कंज्यूम करते हैं या फिर सेव करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के रूप में देखिए तो प्रोडक्ट को भी या फिर कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। तो जितना प्रोडक्ट सेव हो गया तो उतना इनकम किसी का सेव होगा, जितना आप कंज्यूम किए तो उतना कंज्यूम पे खर्च किए। बात दोनों कर से सेम है, जैसे पकड़ना होगा पकड़ लीजिएगा बात को। चलिए तो डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या है। इधर मैंने क्या किया, इनकम को जनरेट किया, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। इधर में आपका इनकम जनरेट हुआ, किधर में इनकम हुआ, चलिए इनकम इधर हुआ, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई इधर हुआ, तो सप्लाई कैसे बनते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो आप कंजप्शन का डायग्राम बनाइएगा, कंजप्शन का डायग्राम तो हमेशा ऊपर से बनेगा, केवल कंजप्शन का बनाइएगा तो कंजप्शन आपका -50 है तो यहाँ से बनेगा, ठीक। सेविंग का बनेगा तो जस्ट इतना का अपोजिट यहाँ से -50 यहाँ से बनेगा, ठीक, कंजप्शन। और दोनों को ऐड करके बनाइएगा तो आपका एग्रीगेट सप्लाई का हमेशा 45 डिग्री यानी 0 से हमेशा बनता है। 0 से दोनों को ऐड करके एग्रीगेट सप्लाई बनेगा तो दोनों को ऐड करके बनता है, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलता है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाकर जाता है। और हम लोग अलग से देखेंगे, कंजप्शन का डायग्राम अलग से देखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे वहाँ पर, और सेविंग का डायग्राम अलग से देखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी टू सेव देखेंगे अलग से। तो लास्ट में वो सब देखेंगे, अभी छोड़िए उतना टेंशन मत लीजिए। तो इतना आप समझ गए होंगे तो थोड़ा सा डाउनवर्ड चलिए, जो भी यहाँ पे वर्ड में लिखा हो उसको देख लीजिए, उसका कंपोनेंट को देखेंगे, होगा तो टाइम नहीं तो फिर कल देखेंगे। चलिए द एबव टेबल एंड डायग्राम शो दैट द एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो क्या बोल रहा है, एबव टेबल एंड डायग्राम शो दैट एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजिंग इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में आपका एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, बट दिस विल हैपन ओनली टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच। लेकिन ऐसा तभी होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट
जब तक रीच नहीं करता है। क्या बोल रहा था देखिए क्लियर में, इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसी प्रकार आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका इनकम बढ़ रहा है, तो उसी रेशियो में आपका क्या बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका इनकम। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी तक होगा जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो बस इस लाइन को इसी बोला डायरेक्ट रिलेशन एम्प्लॉयमेंट यानी इनकम बोलिए दोनों सेम ही है, तो बस यहाँ तक। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपका हाउस होल्ड कंजप्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, उसके बाद जो हम लोग ऊपर में देखे थे यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस एंड डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, इंड्यूस एंड क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट डिमांड एंड गुड्स सर्विस नेट एक्सपोर्ट जो देखे थे, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन फंक्शन, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 5 मिनट टाइम है अभी, तो 5 मिनट इसको क्लियर कर देंगे, इसके बाद हम लोग कल से यहाँ से देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजप्शन फंक्शन। तो आज इसको क्लियर कर देना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का 4 कंपोनेंट हम लोग देखे थे। पहला क्या था, हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, फिर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो टोटल लेवल ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूम बेसिकली डिपेंड अमॉन द लेवल ऑफ देयर इनकम, जो भी कंजप्शन का लेवल किस पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ देयर इनकम पे। इनकम जितना होगा उसी के लेवल पे आप क्या कंजप्शन करिएगा। मनी अवेलेबल फॉर द कंजप्शन विल बी इनकम अर्न हैज द लेस पर्सनल टैक्सेस। अब करेक्ट, मनी अवेलेबल फॉर कंजप्शन विल बी इनकम अर्न हैज लेस पर्सनल टैक्सेस। देखिए वही मनी आपके पास अवेलेबल होगा कंजप्शन करने के लिए जिसमें टैक्सेस नहीं होगा, टैक्सेस खत्म होंगे, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम ही आप केवल खर्च करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इसके बारे में डिटेल पढ़ा दिए थे आपको किसमें, नेशनल इनकम में। इन अदर वर्ड्स द डिस्पोजेबल इनकम प्लस इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स वगैरह फी फाइन को हटा दीजिए, डिटरमाइन द लेवल ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड इन द इकोनॉमी। तो वही जो बचता है तो वही आपको डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करेगा, किस लेवल तक कंज्यूम करेगा, वह कौन बताता है, डिस्पोजेबल इनकम बताता है डिमांड इन इकोनॉमी में कितना डिमांड कर रहे हैं, इसी को जो भी आप खर्च कर रहे हैं। तो आप इनकम का डिस्पोजेबल इनकम ही खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड, अब इन्वेस्टमेंट पर डिमांड अब करिएगा तो 2 तरीका से करिएगा। इन्वेस्टमेंट 2 तरीका से होता है, तो ऑटोनोमस होता है, एक इंड्यूस होता है। ऑटोनोमस यानी स्वयं हो रहा है, अब न भी चाहिएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। अब एक होता है कि आप चाहिएगा, आप इनकम के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 तरीका से इन्वेस्टमेंट करिएगा। इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, सेविंग का पार्ट है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि आप सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, विच इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और क्रिएशन, जो कि न्यू कैपिटल एसेट, जो जिसका यूज आप आगे का प्रोडक्शन में या फिर नया नया कैपिटल बनाने में यूज करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक, ऑल द सेविंग आर नॉट इन्वेस्टमेंट, लेकिन सारा का सारा सेविंग का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कुछ सेविंग आप घर में भी रखते हैं जो कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो सारा सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग, सेविंग का एक पार्ट है। चलिए, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, हर बार। देख लीजिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन पर जो आप खर्च करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन कहने का मतलब कि रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, जो कि इनकम के चेंज से इंडिपेंडेंट होता है। इनकम आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, डजेंट मैटर, आपका वो खर्च होगा तो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ प्रॉफिट, किस इंटरेस्ट आपको रेट मिल रहा है, किस इंटरेस्ट से प्रॉफिट मिल रहा है, ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है। कितना आपका इनकम है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन यह खर्च होने वाला है। ऑटोनोमस स्वयं खर्च होता है, आप न भी करिएगा फिर भी होगा। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम से रिलेट नहीं रखता है। एंड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इनकम इज बेस्ट एट द सेम लेवल एंड इट इज़ द इनकम इन इलास्टिक एट द क्या वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट इनकम इज द सेम एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे इसका जो वॉल्यूम या वैल्यू का ये सेम होता है। इट इज़ इनकम इन इलास्टिक, यानी इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका डायग्राम ही बनाएगा ना तो डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट रहता है। इनकम कितना बढ़ रहा है घट रहा है, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको देख, ऐसा कब होता है, कौन करता है ऐसा, ऐसा गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट के पास इनकम आवे या ना आवे डजेंट मैटर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है तो करना है, बेसिक फैसिलिटी सरकार को देना है तो देना है। तो इस टाइप का जो खर्च होता है सरकार न भी चाहेगी तो फिर भी उसको करना है तो करना, तो गवर्नमेंट ही ज़्यादातर करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसके बाद इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो या हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो, सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, डिमांड में जाएगा वो भी। तो इन्वेस्टमेंट मेड विद द व्यू टू अर्न मोर प्रॉफिट इज नोन एज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखिए, इसको प्रॉफिट कमाना है। इन्वेस्टमेंट मेड विद द व्यू ऑफ टू अर्न मोर प्रॉफिट, वैसा व्यू से इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे कि ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू चेंज ऑफ द नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम का चेंजिंग से रिलेट करता है। नेशनल इनकम चेंज करेगा, लोगों का इनकम चेंज करेगा, उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एंड इंड्यूस इनकम इज पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि इनकम बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइएगा।
यहाँ पर कहने का मतलब है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हम लोग करते हैं, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है। दोनों का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VBI है, यहाँ पे 2-3 ही टॉपिक दिया, और टॉपिक होना चाहिए था, मैं तो पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन जो भी यहाँ पर दिया उसके बाद अलग से अगर दिखा देंगे, बता देंगे। आप भी नेट या गूगल वगैरह करके भी डिफरेंस वगैरह देख के अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा 2-4 पॉइंट और, क्योंकि हमेशा पूछता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस इट इज़ द इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज प्लान होता है, प्लान करके हम लोग करते हैं, प्लानिंग करके। इट इज इनकम इलास्टिक, इट इज इनकम इलास्टिक हो, इनकम इन इलास्टिक हो, इनकम से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे इनकम से इसका रिलेशन होगा, इनकम से डिपेंड करेगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम घटेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। ठीक है, यहाँ से डायग्राम दिखाते हैं आप लोग को, दिखाएंगे थोड़ा सा, इसको देख लीजिए, लास्ट को देख लीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट आल्सो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पब्लिक नीड्स। गवर्नमेंट भी डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कि पब्लिक नीड्स यानी कि स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रोड्स के लिए, ठीक है। डिमांड करे तो उस पर खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी, या फिर एक्सपेंडिचर करेगी जो भी। तो गवर्नमेंट डिमांड इज ये देखिए, या तो हम लोग कंज्यूम करेंगे या तो इन्वेस्ट करेंगे, दो ही चीज़ ना करेंगे एक्सपेंडिचर में। डिमांड इज गवर्न बाय द हॉस्पिटल पॉलिसी, क्या है, द गवर्नमेंट डिमांड इज गवर्न बाय द इट्स पॉलिसी, क्या ट्रेडिशन, हिस्ट्री, एज द रिजल्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट का जो भी डिमांड होता है, गवर्न बाय इट्स पॉलिसी, उसको पॉलिसी के द्वारा चलाया जाता है। ट्रेडिशन, कुछ परंपराएं होती है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं कुछ भी डिमांड वगैरह करती है, सब कुछ उसका एक कंबाइंड फॉर्म में होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके अनुसार गवर्नमेंट डिमांड करती है। एंड नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, द टर्म नेट एक्सपोर्ट मीन्स द क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट फॉर द फॉरेन गुड्स, एक सेकेंड, रिप्रेजेंट द फॉर द फॉरेन डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी। इकोनॉमी कितना गुड्स एंड सर्विस फॉरेन से डिमांड कर रहा है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट आप कितना किया, बाहर कितना भेजे, ठीक है ना, वो अंदर कितना आया, तो उसमें से जो बच गया, यानी कि अंदर आपका कम है, बाहर जितना आप भेज रहे हैं ज़्यादा है ना, लेकिन माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट माइनस बोल रहे कि इम्पोर्ट, तो एक्सपोर्ट आप ज़्यादा किए होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, एक्सपोर्ट कम किए होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट द फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी। ये दिखाता है कि फॉरेन से आप कितना डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन इकोनॉमी में। तो ये आपका होता है 4 होता है, या तो फॉरेन से डिमांड करेगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा, या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यही 4 है, आप लोग को चारों को याद रखना होगा। इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को दोनों टर्म में देख सकते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्वेस्टमेंट को अलग से नहीं दिखाया गया। तो यही आज का था, आज इतना ही पढ़िए। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, क्या है, क्या नहीं, जो भी होगा आगे का डिस्कशन आगे होगा। तो बस आज 32-33 मिनट का वीडियो बना। एक चीज़ आप लोग को दिखा देना, उसके बाद जो डिफरेंस बोले कि इंपॉर्टेंट है, और कुछ है नहीं, तो बस थोड़ा सा रुकिए। देखिए, एक डिफरेंस यहाँ पर भी अच्छे से टेबल डायग्राम बना के बताया गया है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डायग्राम से भी दोनों का, इंड्यूस का, इन्वेस्टमेंट का, ठीक। तो बस, और एग्रीगेट सप्लाई को या फिर एग्रीगेट डिमांड को आप प्रोडक्ट के रूप में भी देख सकते हो, इनकम के भी रूप में देख सकते हैं। प्रोडक्ट का भी सेविंग या फिर इनकम का सेविंग, प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर, आपका इनकम का एक्सपेंडिचर, दोनों सेम ही है, ठीक है। एक पैसा के रूप में, एक फिजिकल थिंग के रूप में है। तो बस समझने के लिए समझिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा हमसे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।